पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। कोरोना टीकाकरण को लेकर यह चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जिसमें पीएम से टीकों की खरीद में मदद करने की मांग की गई है और साथ ही ये भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार सभी को मुफ्त टीका लगाना चाहती है। जब अधिकारियों को टीका लग रहा है तो आम आदमी को क्यों नहीं? लोगों को टीके के कवच के बिना वोट देने जाना पड़ेगा। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी को टीका लगाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से हरियाणा में कक्षा 3 से 5वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। पंजाब में पिछले एक महीने में 700 छात्र और शिक्षक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बावजूद इसके स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। हालांकि अब पंजाब में कोरोना को काबू में रखने के लिए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। SBS नगर शहीद भगत सिंह नगर के इस सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले एक महीने में कोरोना के तकरीबन 70 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर ठीक हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि लोगों की लापरवाही बढ़ने की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी दिखने में आ रही है। टोटल जेडे बच्चे हैं जिले में तकरीबन 250 शिक्षकों और छात्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी वजह लोगों की लापरवाही है। सिर्फ शहीद भगत सिंह नगर ही नहीं, राज्य भर के स्कूलों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले एक महीने में शहीद भगत सिंह नगर के तकरीबन आधे दर्जन स्कूलों में 328 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 723 शिक्षकों और छात्रों में कोरोना के मामले मिले हैं। इनमें से ज्यादातर मामले पिछले 20-25 दिनों के हैं। पंजाब में सारे स्कूल खुल चुके हैं और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी नहीं है। पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं और पड़ोसी हरियाणा ने 3री से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं। स्कूल आने 1 साल बाद लगभग आ रहे हो आप लोग स्कूल। कोरोना बीमारी के बारे में पता है तो कोई झिझक था कि स्कूल आने का दिल था? नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन बच्चों के माता पिता और शिक्षक दोनों ही बढ़ते मामलों को लेकर फिक्रमंद हैं। बच्चों के पेरेंट्स से सहमति पत्र लेकर के हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है। उसको अभी भी हम यही कह सकते हैं कि 10 to 15% ही बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स सहमे हुए हैं इस बीमारी से। अगर बच्चों से परिवार के बुजुर्गों में संक्रमण फैल गया तो क्या होगा? सरकार को सभी स्कूलों की जांच करनी चाहिए कि वे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में हर क्लास के लिए स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में अभिभावक जो हैं वो बढ़ते कोरोना की वजह से परेशान हैं। पंचकुला से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित इस स्टेडियम का आज उद्घाटन किया। हालांकि पूरे परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही रहेगा और इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ साथ नारायणपुरा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा और ये तीनों किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। लेकिन इस स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर अब सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें ट्वीट करके इस फैसले पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि कितनी खूबसूरती से सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड और जय शाह की अध्यक्षता। तो स्टेडियम का नाम बदले जाने पर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम वही है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं।
जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक न वो गए हैं न उसकी प्रशंसा की है। इससे अधिक और क्या कहा जाए। वहीं पूर्व हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले का कहना है कि ये स्टेडियम ओलंपिक की मेजबानी पाने में मददगार हो सकता है। भारतीय स्पोर्ट्स के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी सुविधाओं के लिहाज से कहें, क्रिकेट स्टेडियम के साथ बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ धनराज पिल्ले मौजूद हैं, पूर्व ओलंपियन, पूर्व भारतीय कप्तान और बेहद फ्लैम्बॉयंट प्लेयर थे। धनराज, मैं जब क्रिकेट के कार्यक्रम में आपको देखा तो मुझे हैरानी हुई, लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स इनक्लेव का अनाउंसमेंट हुआ है, स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत बड़ा है। मुझे लगता है बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टेडियम को बनाया गया है, मुझे लगता है कि गुजरात स्टेट और भारत सरकार कुछ बड़ा सोच रहा है। चाहे वो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक्स की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आज गर्व से ये कह सकते हैं कि हम दुनिया का हर वो टूर्नामेंट ले सकते हैं कि ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि हम लोग ये टूर्नामेंट भी ले सकते हैं। आपको लगता है ओलंपिक्स की ओर भी एक इशारा है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बार बार हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये कहा, गृह मंत्री भी यही कहे, और फिर नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है वो बहुत बड़ा होता है। कुछ भी करो, बड़ा करो, तो हो सकता है कि ओलंपिक्स लेने की भी तैयारियां कर रही होगी भारत सरकार। गुजरात में आज तक कोई ओलंपियन नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो इंडिकेट करता है कि काफ़ी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे अभी हम बहुत पिछड़े हैं। जब मैं खेलता था इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की है ना कमियाँ थी, हमको इतना बड़ा सुविधा मिला नहीं था, लेकिन आज अपने बच्चों को मिल रहा है, देश के बच्चों को मिल रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश के एथलीट, हमारे देश के बच्चे सामने आकर स्पोर्ट्स को एक करियर की तरह अगर देखें, तो आप भी अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स में करियर आप बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के जरिए आप करियर भी बना सकते हैं और बड़े अवार्ड भी जीत सकते हैं। एक बड़ी पहल की गई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया है, जो क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा है, और उम्मीद की जा रही है जो स्पोर्ट्स एनक्लेव सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जा रहा है, उससे भारतीय स्पोर्ट्स को रूरल बेसिक स्ट्रक्चर से लेके टॉप लेवल तक बढ़ावा भी मिलेगा। अब आपको मुंबई के 74 साल के दादा की कहानी दिखाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। देशराज जोत सिंह बेयाडू ने अपने 2 पोते और 1 पोती का भविष्य उज्जवल करने के लिए अपने ऑटो को ही अपना आशियाना बना लिया है। घर का किराया ना देना पड़े और पैसे बचा सकें, ताकि वो इनकी पढ़ाई के लिए घर पर पैसे भेज सकें। वो ऑटो में ही रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त तक ऑटो चलाते हैं। अब लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। 74 साल के बुजुर्ग ऑटो रिक्शा चालक देशराज जोत सिंह बेयाडू इन दिनों सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया पर इनकी दिल छू लेने वाली कहानी से इन्हें लाखों की मदद मिलनी शुरू हो गई है। ऑटो रिक्शा रोजी रोटी का जरिया तो है, लेकिन ये क्या किसी का आशियाना भी बन सकता है? हाँ, 74 साल के बुजुर्ग देशराज जोत सिंह बेयाडू 25 सालों से ऑटो रिक्शा में ही रह रहे हैं और ये त्याग वो कर रहे हैं अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए। देशराज के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। 2 बेटों की मौत हो चुकी है और 1 बहू घर छोड़ चली गई। देशराज ने जब देखा कि मुंबई में रहकर पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो अपना छोटा घर बेचकर सभी के लिए हिमाचल में गांव में मकान बनवाया और खुद ऑटो रिक्शा में ही रहने लगे। अगर मैं भाड़े से रूम लेता तो जो भी 5-7 हज़ार, या अब तो भाड़ा बढ़ गया है, लेकिन उस समय भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा इधर खर्चा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जो कुछ है बच्चों के लिए और मेरी पत्नी वहाँ है, उसके लिए मैं भेजता रहूँ ताकि उनकी पढ़ाई नहीं छूटे। तब से ऑटो ही उनका आशियाना है। उसी में उनके कपड़े और ज़रूरत के सारे सामान रखे हैं। ऑटो में ही सोते हैं। देशराज बताते हैं कि शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को उसी के अनुरूप ढाल लिया। देशराज खुश हैं कि उनके त्याग और परिश्रम को पोते पोती सार्थक कर रहे हैं। छोटे वाले का लड़का है,
वो 11वीं में पढ़ रहा है, और जो दूसरे जो संजय के बेटा बेटी हैं वो जो है 10वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं। आपसे बात करते हैं फ़ोन पे? हाँ, हर रोज, मतलब कि शाम को मैं बंद करूँगा तो ज़रूर फ़ोन करेंगे, नहीं तो मैं करता हूँ। फिर हम लोग आधा 1 घंटा बात करते हैं और उससे दिल खुश हो जाता है। दादा का पोते पोतियों के प्रति इस समर्पण की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब तक 5.5 लाख रुपए के अलावा एक कंपनी ने 24 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली की एक कंपनी ने देशराज को एक मकान देने का भी वादा किया है। देशराज खुश तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं चाहे जितनी मदद मिल जाए वो ऑटो रिक्शा चलाना नहीं छोड़ेंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।